नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। जो क्लास होगी वो हमारी होगी 30 और टॉपिक वही है आपका वाक्यों को पूरा करना। और आज इसका हम सेट नंबर 4 करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं, तो जिन दोस्तों ने वो सेट नहीं देखे हैं एक बार वो सेट ज़रूर देख लें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वाक्य ये जो टॉपिक है वाक्य को पूरा करना, इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, किस तरह वाक्यों के संकेत हम देखते हैं कि जहाँ से हमें पता चलता है कि ये वाला वाक्य यहाँ आएगा, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देरी से आई इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि IBPS क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम था, तो इस करके उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे। बट अब कोई नहीं, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो अब बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। तो और दोस्तों, सबसे मेन बात यह है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। भले ही आप स्पीड बढ़ाकर देखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने मतलब आपके साथ डिस्कस करने के लिए लेके आ रहा हूँ, तो आपको वो उसके कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी नॉलेज, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज ना दोस्तों सबसे खतरनाक होती है। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, भले उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चंस में दिया क्या गया है। वही है, हर बार की तरह 10 क्वेश्चन लिए हैं। बस आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया मिलेगा, उसमें से कोई एक लाइन ऐसी होगी जो सिंगल लाइन मिस होगी, वहीं से आपको वो लाइन उठानी है और इसमें सेट करनी है, और आपका ये पैराग्राफ जो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, आप अपना समय लीजिए, फिर उसके बाद हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे। तो पॉज कर लीजिए वीडियो को। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलिए पढ़ते हैं सब साथ मिलकर। इसमें क्या दिया गया है कि भारत में ओपन रिटेल का भविष्य आकार ले रहा है। ठीक है, मतलब कि जो आपका ओपन रिटेल का जो काम है, रिटेलिंग का जो काम है, ई-कॉमर्स का जो काम है, वो आपका इंडिया में अपना आकार ले रहा है, कहीं ना कहीं फैलता जा रहा है। जहां देश में अगले 2 वर्षों में ई-कॉमर्स, मैं बोल रहा था ना, ई-कॉमर्स की पहुंच को 25% उपभोक्ता खरीद तक बढ़ाने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो दोस्त अभी करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे उनको इस बात का पता भी होगा कि ONDC है क्या, किस डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, कब स्टार्ट किया है और इसका मेन मोटिव क्या है। तो वही सब, ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है कि ONDC की शुरुआत की गई है। ONDC ई-कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण, इससे वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म केंद्रित प्रतिमान से एक ओपन नेटवर्क में रूपांतरित करते हुए, कि भाई कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर जो कस्टमर्स जो हैं वो वहीं पर केंद्रित होकर रह गए। जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, मिंत्रा है। तो इस तरह के कुछ सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म हैं और लोग उन्हीं के आसपास में केंद्रित होकर रह गए। तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि उनका एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म हो, जहां पर कोई भी इंसान जो है, एक जो छोटी MSME, जो बिल्कुल छोटे से छोटे MSME वाला इंसान है, वो भी अपना प्रोडक्ट वहां पर बेच सके। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए आपका ONDC स्टार्ट किया है, करते हुए कि लक्ष्य के साथ क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक साझा डिजिटल स्पेस प्रदान करेगा, कि उनको एक अपना स्पेस मिल जाएगा जहां पर वे अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाएंगे। ठीक है। अब ब्लैंक है, भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र को रूपांतरित कर सकने की क्षमता है, हालांकि कुछ ऐसे अपरिभाषित क्षेत्र भी मौजूद हैं जिन्हें अभी भी स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई ONDC के बारे में बात हो रही है। ONDC प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत बता दिया है कि उसको क्यों यूज़ किया गया है, कि
जो प्लेटफॉर्म केंद्रित जो प्रतिमान है कि लोग 2-3 प्लेटफॉर्म के आसपास सिकुड़ कर रह जा रहे हैं, उनको एक वाइड स्पेस देना, उनको एक बहुत उनकी जो रीच है वो वाइड रीच कर देना, और जो लोकल जो विक्रेता हैं उनका सामान आराम से यहाँ बेचा जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने ONDC प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अभी तो हालांकि आपका टेस्टिंग फेज में है, लेकिन उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ब्लैंक में क्या क्या आ सकता है। ब्लैंक से पहले इन्होंने लिखा है कि अगर हम ब्रैकेट वाले हिस्से को छोड़ दें तो ONDC ई कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण के लक्ष्य के साथ क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक साझा डिजिटल स्पेस प्रदान करेगा। ठीक है, ब्लैंक में क्या आ सकता है? ONDC सभी ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए एक समान अवसर के निर्माण और देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, मैंने बोला था ना MSMEs, तथा छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल बाजार पहुंच के विस्तार का इच्छुक है और भारत के ई कॉमर्स के क्षेत्र को रूपांतरित कर सकने की क्षमता है। ये आपका आ सकता है। बी वाला देखिए, बी वाले में क्या लिखा है कि मौजूदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपखंडों में संचालित होते हैं और शक्ति से विनियमित हैं। कहीं कोई ऐसी बात दी गई है इसमें? क्योंकि यहाँ तो वो डिजिटल स्पेस प्रदान करने की बात कर रहा है कि भाई ONDC से ऐसा हुआ कि लोगों को ना अपना सामान बेचने के लिए उनको जगह मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ बता रहा है कि भाई जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। जगह मिलने की बात और मैनेज करने की बात दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला नहीं आ सकता आपका। नेक्स्ट वाला देखें कि ONDC में निश्चित रूप से भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र को रूपांतरित करने की क्षमता है। हाँ, ये आपका आ सकता है। और नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें क्या लिखा है? स्नैपडील ओपन नेटवर्क पर उपस्थित होने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये भी आपका आ सकता है दोस्तों, क्योंकि वहां बात कर रहा है वो डिजिटल स्पेस की, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। तो तीनों आ सकते हैं। अब तीनों में से क्या तीनों ही आएंगे, या इनमें से कोई एक आएगा, या फिर आइदर और के साथ कोई भी इसमें आ सकते हैं? एक बार हम दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको, कि भारत में ओपन रिटेल का भविष्य आकार ले रहा है, जहां देश के अगले 2 वर्षों में ई कॉमर्स की पहुंच को 25% उपभोक्ता खरीद तक बढ़ाने के लिए ONDC की शुरुआत की गई है। ठीक है, ONDC ई कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण के लक्ष्य के साथ क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक साझा डिजिटल स्पेस प्रदान करेगा। ठीक है, अब ONDC से फायदा क्या होने वाला है? ONDC सभी ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए एक समान अवसर के निर्माण और देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल बाजार पहुंच के विस्तार का इच्छुक है। ठीक है, भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र को रूपांतरित कर सकने की क्षमता है। ठीक है, ओके, लास्ट वाला क्या है? स्नैपडील ओपन नेटवर्क पर उपस्थित होने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिया है इसका, लेकिन ऊपर जो बात हो रही थी वो किसी भी एग्जाम्पल की बात नहीं हो रही थी। वहाँ वो बात कर रहा था कि उसकी क्षमता की कहीं ना कहीं बात हो रही थी, कि भाई गवर्नमेंट की ये सोच है कि जो MSMEs वाले लोग हैं वो इससे जुड़ पाएँ और इसकी जो क्षमता है वो आने वाले जो भविष्य है उसको एक रूपांतरित कर पाए, एक नया रूप दे पाए। तो जो डी वाला है, डी वाला दोस्तों इसीलिए आपका एलिमिनेट हो जाता है, रेस से बाहर हो जाता है, क्योंकि इसने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है और ऊपर एग्जाम्पल की कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आएगा वो आपका ए आ सकता है और आपका आ सकता है सी। तो ऑप्शन यहां जो आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन ई, या तो आइदर ए आएगा या फिर सी आएगा। अब
ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो मुझसे जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वो ये हो गई कि इससे पहले वाला जो कंटेंट था, मतलब इससे जो बाद वाली जो लाइन थी वो मुझे यहाँ नोट नहीं करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें दिया गया है। ठीक है, तो बस ये था कि ए भी आ सकता है आपका और सी भी आ सकता है। या तो आप इस ये वाली लाइन है यहाँ से इसको कट कर लीजिए, इसी को आप कट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप सो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ए और सी में आइदर और का ऑप्शन क्यों है, या तो ए आएगा या सी आएगा। ठीक है, डी आपका एलिमिनेट हो गया था, ई आपका बी आपका एलिमिनेट हो गया था। आपके पास ऑप्शन बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करिए दोस्तों, सोल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म हुआ। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, बहुत नाज हमें इसरो पे, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने नए उपग्रह लॉन्चर लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV आपने सुना होगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की पहली उड़ान लॉन्च की थी, जो अपने साथ दो उपग्रह कौन से थे? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट और आज़ादी सेट को लेकर अंतरिक्ष में गया था ये SSLV। ठीक है, हालांकि प्रक्षेपण यान के साथ भेजे गए ये उपग्रह अपने अंतिम चरण में एक त्रुटि के कारण वांछित कक्षा में स्थापित होने में विफल रहे। अगर दोस्तों आपने इन तरह की, मतलब जो बर्निंग इश्यूज की अगर वीडियो देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा ये जो SSLV लॉन्च व्हीकल था, और इसने जो हमारा यान जो लॉन्च किया था, जो हमारे उपग्रह जो दो लॉन्च किए थे, वो अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाया, और जिस कक्षा में उसे स्थापित होना था वो उससे आगे निकल गया। ठीक है, और उससे उनका संपर्क जो है वो टूट चुका है। ठीक है, स्थापित होने में विफल रहे। ब्लैंक है, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना था। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट था इसरो द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। आज़ादी सेट स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों दल द्वारा यनकारी विकिरण की माप के लिए तैयार किया गया था, जिसमें 75 लघु पेलोड शामिल थे। ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, अर्थ ये था, SSLV हमने लॉन्च किया था, उसमें दो उपग्रह थे, हमें लो अर्थ ऑर्बिट में उसे स्थापित करना था। जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट था वो आपका ऑप्टिकल एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, और जो आपका आज़ादी जो सेट था वो इंडिया के अलग अलग 75 स्कूलों के छात्रों द्वारा तैयार किया गया था। अब दोस्तों ब्लैंक में देखिए क्या आ सकता है। इस मिशन का उद्देश्य SSLV के प्रथम प्रक्षेपण के साथ दो उपग्रहों को भूमध्य रेखा के लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना था। हाँ, ये आ सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं दिया गया है, तो ये मतलब यहाँ जो लाइन आएगी वो अधूरी लाइन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखिए। इसरो के अनुसार सेंसर की खराबी के कारण उपग्रह वृत्ताकार कक्षा के बजाय दीर्घ लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना था। अच्छा, यहाँ पर तो लेकिन इसे यहाँ पर जो है वो ये बोला जाएगा ना कि इस इसरो के अनुसार सेंसर खराबी के कारण
उपग्रह वृत्ताकार कक्षा के बजाय दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा थी उसमें स्थापित हो गया। अगर जब हम ये लाइन अगर कंप्लीट करेंगे तो ऐसे ही आएगा कि उसकी बजाय जो उसका जो एक्चुअल जो ऑर्बिट था उसकी बजाय वो बाहर वाले ऑर्बिट में जाकर स्थापित हो गया। लेकिन यहाँ जो है कि स्थापित करना था, यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है तो कि उनको स्थापित करना था, लेकिन वो ऑलरेडी हो गया। तो इसीलिए जो आपका बी है वो आपका बाहर हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन से। अब सी वाला देखिए कि कक्षा या ऑर्बिट वह नियमित दोहरावपूर्ण पथ है जिस पर अंतरिक्ष के एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना था। नहीं, अरे यहाँ तो वो तो कक्षा की बात कर रहा है कि भाई जो आपका ऑर्बिट जिसे बोलते हैं वो ऑर्बिट क्या होता है कि दोहरावपूर्ण, कि वहाँ पर वो एक कंटिन्यू फेज में चलता रहता है और एक ही रास्ते को रिपीट करता रहता है, कि वही दोहरावपूर्ण पथ है जिस पर अंतरिक्ष में एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसी कुछ बात होगी, तो इसीलिए सी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब डी वाले में देखिए, डी वाले में क्या दिया गया कि हमारे सौरमंडल के अधिकांश ग्रह अन्य ग्रहों और तारों के गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रिया के कारण वृत्ताकार लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना था। नहीं, यहाँ भी उन्हीं आकाशीय पिंडों की बात कर रहा है कि कुछ ऐसे हमारे जो ग्रह तारे हैं वो अपने उसके कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वहीं पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ई वाला देखिए, ई वाले में क्या दिया कि वृत्ताकार कक्षा केंद्रक के चारों ओर एक निश्चित दूरी की कक्षा है जो वृत्ताकार, नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन एक ही था, ऑप्शन था आपका ए, कि स्थापित होने में विफल रहे। इस मिशन का उद्देश्य एसएसएलवी के प्रथम प्रक्षेपण के साथ 2 उपग्रहों को भूमध्य रेखा के लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, पढ़िए दोस्तों, अपना समय ले लीजिए, कोशिश कीजिए एक बार। तो दोस्तों आपका समय खत्म हुआ, चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, फिनटेक। फिनटेक क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल जो आपकी कंपनी जो होती हैं, फिनटेक उसे बोलते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक के आगे पूरा का पूरा ब्लैंक दिया गया है। ठीक है, फिनटेक में शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, फंड रेजिंग एवं गैर लाभकारी कार्य एवं निवेश प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्र और उद्योग शामिल हैं। भारत के फिनटेक क्षेत्र में विश्व के सबसे अधिक विघटनकारी, मतलब कि डिसरप्टिव, नवोन्मेषी, आपका क्या बोलते, इनोवेशन टाइप और परिपक्व फिनटेक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय फिनटेक कंपनियों का सकल मूल्य आसमान छू रहा है, जिसका मुख्य कारण बाजार की अपार संभावनाएं हैं। मतलब जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं वो कुछ आपने, अगर वही है कि अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ, क्योंकि ये जो सब चीज़ें जो भी टॉपिक में लेके आ रहा हूँ, आपके जो भी रिसेंट पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बेस पर ये सारे के सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो नई कंपनियां हैं, कुछ भारत की जो स्टार्टअप जो हैं और कुछ जो विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत की कंपनियों के साथ में MOU साइन कर रही हैं कि जिससे भारत में अपार संभावनाएं आए फाइनेंशियल को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, कि मतलब हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर नई नई कंपनियां भारत आ रही हैं। उनको लगता है कि भारत के अंदर बहुत ही अपार संभावनाएं हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, तो अब इसमें से ब्लैंक देखिए, इसमें से क्या आ सकता है। तो फिनटेक के कार्यान्वयन पर गहराई से नज़र डालने की आवश्यकता को जन्म दिया है। फिनटेक के
कार्यान्वयन पर गहराई से नज़र डालने की आवश्यकता को जन्म दिया है, इसलिए उनकी गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिए कुछ पर्यवेक्षी कदम उठाए गए हैं। गहराई से नज़र डालने की आवश्यकता को जन्म दिया है, इसलिए उनकी गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिए कुछ पर्यवेक्षी कदम उठाए गए हैं। चलो, इतनी पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही है। दूसरे वाला देखिए कि फिनटेक स्थापित उपभोक्ता एवं व्यापार वित्तीय संस्थानों के व्यवसाय का परिचालन भाग, मतलब कि जो बैक एंड का जो भाग होता है वो, एवं अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। ये आपका आ सकता है कि फिनटेक के बारे में बताया। फिनटेक करता क्या है? फिनटेक स्थापित उपभोक्ता, चलो देखते हैं। भारतीय वित्तीय पारितंत्र का अनिवार्य अंग है। यद्यपि ये दशकों से मौजूद है, उनका महत्व नोटबंदी के बाद अधिक प्रकट हुआ और कोविड-19 महामारी ने उनके महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ, ये आपका, इसकी प्रायोरिटी इन दोनों से ज़्यादा लग रही है। डी वाला देखिए, वर्तमान समय में व्यापार वृद्धि, रोजगार सृजन दोनों ही मामलों में अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक फलते फूलते क्षेत्रों में से एक है। ये भी आपका आ सकता है। अब ये देखिए दोस्तों, इन दोनों की प्रायोरिटी इन दोनों से कम है, मतलब ए और बी की जो प्रायोरिटी है वो सी और डी से कहीं ना कहीं कम है। अब हम एलिमिनेट करेंगे, वो किस बिहाफ पे एलिमिनेट करेंगे वो देखते हैं। अब ए और बी को हम करेंगे। अब ये तो हमें पता चल ही गया कि हमारे ऑप्शन आएगा वो सी या डी में से कोई एक आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आइदर और के साथ सी और डी दोनों भी आ सकते हैं। अब यहां देखिए कि फिनटेक के कार्यान्वयन पर गहराई से नजर डालने की आवश्यकता को जन्म दिया गया है। फिनटेक के या फिनटेक ने कार्यान्वयन पर गहराई से नजर डालने की आवश्यकता को जन्म दिया है। तो यहाँ फिनटेक के नहीं आता। अगर यहाँ फिनटेक ने होता तो एक पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर ये जो ब्लैंक की जगह ये वाली लाइन आ सकती थी, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन बाहर हो जाता है। बी वाला देखिए कि फिनटेक द्वारा स्थापित उपभोक्ता एवं वित्तीय संस्थानों के व्यवसाय का परिचालन भाग बैकएंड पर अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। फिनटेक स्थापित उपभोक्ता नहीं, फिनटेक द्वारा या फिनटेक जिनके द्वारा स्थापित किया गया उनकी बात होनी चाहिए। बी एलिमिनेट है। फिनटेक भारतीय वित्तीय परितंत्र का अनिवार्य अंग है। अनिवार्य अंग है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अनिवार्य नहीं कह सकते कि हाँ, ये हो सकता है कि अभी मतलब कि आप ऑप्शन में इसे रख कर चल सकते हैं और ऑप्शन में भी इसकी प्रायोरिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अनिवार्य अंग नहीं है कि भाई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आपकी होनी ही चाहिए, इसीलिए आपका सी भी बाहर हो जाता है। ऑप्शन एक ही बचता है आपके सामने, डी, कि फिनटेक वर्तमान समय में व्यापार वृद्धि और रोजगार सृजन दोनों ही मामलों में अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक फलते फूलते क्षेत्रों में से एक है। अब फलते फूलते क्षेत्रों में से एक कैसे, अब उसने क्षेत्र भी बताए हैं आगे। क्षेत्रों में से एक है। फिनटेक में शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, फंड रेजिंग, गैर लाभकारी कार्य, निवेशन प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्र और उद्योग शामिल हैं। अब इसने आगे यहाँ पर क्षेत्रों का जिक्र करके वो क्षेत्र भी ऊपर बता दिए हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। समय लीजिए दोस्तों, अपना कोशिश कीजिए। समय आपका समाप्त हुआ। चलिए पढ़ते हैं। भारत वर्तमान में एक युवा राष्ट्र है, ठीक है, लेकिन इसकी वृद्ध आबादी की हिस्सेदारी अब बढ़ रही है। वृद्ध आबादी की, ठीक है, और यह वर्ष 2050 तक 12% होने की उम्मीद है। लेकिन वृद्ध लोगों के लिए ब्लैंक है
समय की मांग है। कार्रवाई का मुख्य ध्यान मानव पूंजी में व्यापक निवेश, वृद्धों के लिए गरिमापूर्ण जीवन और स्वस्थ जनसंख्या आयु वृद्धि पर होना चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों के बढ़ते अनुपात के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों को अनुकूलित करने हेतु जैसे भाई सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन प्रणालियों के संवहनीयता के में सुधार लाना कदम उठाए जाने चाहिए। सोशल सिक्योरिटी और उनकी जो पेंशन जो सिस्टम है वृद्धों के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। क्या आ सकता है आपका? चलो पढ़ते हैं, ए वाला देखते हैं, ए वाले में क्या दिया गया। इसलिए वृद्ध लोगों के लिए उपयुक्त आधारभूत संरचना, अनुकूल सामाजिक कल्याण योजनाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य के वृहत निवेश के साथ तैयारी करने की आवश्यकता समय की मांग है। तैयारी करने की आवश्यकता है या तैयारी करने की आवश्यकता समय की मांग है, या वृहत निवेश के साथ तैयार रहना समय की मांग है। ठीक है, 50-50 उतना नहीं लग रहा मुझे। बी वाला देखिए एक बार कि जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अभी कोई गंभीर समस्या नहीं है। इसकी बजाय जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना समय की मांग है। एक बार पूरा पढ़िए कि इसलिए, कहाँ गया, इसलिए वृद्ध लोगों के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध लोगों के लिए जनसंख्या नियंत्रण क्या नहीं। सी वाला देखिए, वृद्ध लोगों के लिए ग्रामीण या शहरी परिवेश से परे पब्लिक स्कूल प्रणाली को यह सुनिश्चित करना होगा। बच्चा हाई स्कूल, अरे ये तो बात ही कहीं और पहुंच गई। बाल देखभाल को लाभ को बढ़ाना, अंशकालिक कार्य के लिए प्रोत्साहन कर बढ़ावा नहीं, ये भी वो बाल बच्चे वाली बात हो गई, तो वो नहीं। यहां बात हो रही है वृद्धों की। एक सुदृढ़ सामाजिक, वित्तीय एवं स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रणाली के विकास में अग्रिम निवेश करना समय की मांग। हाँ, ये आपका आ सकता है। एक बार ई वाले को यहां रखकर पढ़ते हैं। इसलिए वृद्ध लोगों के लिए एक सुदृढ़ सामाजिक, वित्तीय एवं स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रणाली के विकास में अग्रिम निवेश करना समय की मांग है। बिल्कुल। कार्रवाई का मुख्य ध्यान मानव पूंजी में व्यापक निवेश, क्योंकि यहाँ भी वो निवेश की बात कर रहा है और यहाँ भी हमें निवेश करना चाहिए। क्यों चाहिए वो निवेश, क्यों चाहिए उसने यहाँ बताया कि वृद्धों के गरिमापूर्ण जीवन और स्वस्थ जनसंख्या आयु वृद्धि पर होना चाहिए, इसीलिए उसने आगे बता दिया है। तो आपका ऑप्शन बी भी इसलिए यहाँ से कट जाता है, ए भी कट जाता है, तो ऑप्शन आपका एक ही बचता है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, आपने कोशिश की होगी। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनके लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधानों से संबंधित है। जो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, वो जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं या जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लिए उसमें प्रावधान है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारतीय राष्ट्रीय आबादी में 3.8% की हिस्सेदारी रखता है। ठीक है। जो हमारे पूर्वोत्तर के जो हमारे जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं ना, उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 8% हिस्से को कवर करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में भूमि की एक संकरी पट्टी, जिसे चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है, इस क्षेत्र को भारत की शेष मुख्य भूमि से जोड़ता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि चिकन नेक किसे बोलते हैं, कि जो इस तरह जो हमारा जो ये पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है और
यहाँ से करके ये भूटान होता है ना अपना, और इधर को नीचे ऐसे पश्चिम बंगाल कह रहे, तो ये वाला जो एरिया है, और इस तरह करके अपना जो नक्शा बनता है, और इधर ऐसे बनता है ना अपना। ऐसे करके कुछ नक्शा जो बनता है। तो यहाँ दोस्तों ये वाला जो एरिया है इसे हम चिकन नेक बोलते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी भी अच्छी नहीं है दोस्तों, मजाक मत उड़ाइएगा प्लीज। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि उसे चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र को भारत की शेष मुख्य भूमि से जोड़ता है। अब ब्लैंक है, राष्ट्रीय एजेंडे पर रहा है। कुछ ऐसी बात रही होगी जो राष्ट्रीय एजेंडे पर रहा है। इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक जनसांख्यिकीय अखंडता एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है, जिस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के संदर्भ में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। क्षमा कीजिए दोस्तों। पढ़िए दोस्तों, अब इनमें से क्या आ सकता है। ए वाला पढ़ते हैं। ए वाले में क्या दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत दक्षिण पूर्वी एशिया और उससे आगे के लिए प्रवेश द्वार है। यह म्यांमार की ओर भारत का भूमि क्षेत्र राष्ट्रीय एजेंडा कर रहा है। नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का अंग है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उच्चतम पक्षी पादप जैव विविधता में से एक का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय एजेंडा पर रहा है। नहीं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा के आरंभ से पूर्वोत्तर भारत का भारतीय जीवन की मुख्य धाराओं में एकीकरण राष्ट्रीय एजेंडे पर रहा। ये आपका हो सकता है कि जब से हमें मतलब स्वतंत्रता मिली है तब से हमारा ये एक जो हमारी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनका एक ही एजेंडा रहा है कि वो पूर्वोत्तर के बारे में बात करें और उनसे वहां से सिर्फ वोट बटोर ले, कि पूर्वोत्तर भारत का भारतीय जीवन की मुख्य धारा में एकीकरण करना उनके राष्ट्रीय एजेंडे पर रहा है। ठीक है, यह आपका आ सकता है। डी वाला देखिए कि पूर्वोत्तर राज्यों की भौतिक स्थिति यह अनिवार्य बनाती है कि वे अपने पड़ोसियों से के सामंजस्य में विकसित हों। राष्ट्रीय एजेंडा रहा है। नहीं, ये उतना नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की अपनी सक्रिय योजनाओं के साथ चीन चिंता का प्रमुख स्रोत बना हुआ सिलीगुड़ी कॉरिडोर राष्ट्रीय एजेंडे पर रहा है। नहीं। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता आपके पास में, ऑप्शन सी। दोस्तों सिर्फ आपको पढ़ने से पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है। बस कुछ हिस्से पहले के देखिए, जो मतलब कि जो ब्लैंक है उससे कुछ हिस्सा पहले का पढ़िए, कुछ बाद का पढ़िए। अगर आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर अगर आपने पढ़ रखा है, आप इन सब चीज़ों से अवेयर हैं, तो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि किस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब राष्ट्रीय एजेंडे की बात है कि भाई ये राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा है, तो वो क्या ही होगा, वो यही होगा कि सिर्फ भाई पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात करें और उनको बस ये बोलकर दिलासा देते रहें कि भाई आप हमारा अभिन्न अंग हैं और भाई हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अरे उन लोगों को अभी आपके साथ तैयार हो मतलब खड़े रहने की ज़रूरत है, तो अभी आप उनको सपोर्ट कीजिए ना। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर काम करने से होगा। राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, समय ले लीजिए दोस्तों। आपका समय समाप्त हुआ। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। जैव ईंधन नीति मतलब कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल जो है, अभी जो कार्यक्रम जो चल रहा है गवर्नमेंट का, कार्यक्रम के तहत 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का एक सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करती है। जो हमारी जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है उसका जो मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाए। भारत जैसे तेजी से विकास करते हुए देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना और एक उन्नतशील निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ब्लैंक है। खालिस्तान भागीदार बनाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
जबकि इथेनॉल सम्मिश्रण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। ठीक है, इथेनॉल उत्पादन के लिए अकुशल भूमि एवं जल उपयोग के साथ ही खाद्य सुरक्षा चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। तो क्या आ सकता है, पहले पढ़िए, पहले वाला पढ़िए कि वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाना इथेनॉल सम्मिश्रण भागीदार बनाने में नहीं। स्थानीय रूप से उत्पादित इथेनॉल के सम्मिश्रण से भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, स्थानीय उद्यमों एवं किसानों को ऊर्जा अवस्था में भागीदार बनाने, हाँ ये आ सकता है। सी वाला पढ़िए, किसी एक फसल के लिए भूमि की ऐसी आवश्यकताओं से अन्य फसलों पर दबाव पड़ने की संभावना है और इसमें खाद्य कीमतों में भागीदार बनाने नहीं। भारत के लिए एक साथ घरेलू खाद्य आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करना, अनाज के लिए एक निर्यात बाजार बनाए रखना और भागीदार बनाने वाहनों से बनाए रखना। चलो नेक्स्ट वाला देखते, कम चांस है इसके यहाँ पर। ई वाला देखिए, चूंकि इथेनॉल को पेट्रोल की तुलना में पूरी तरह से दहन होता है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्सर्जन में भागीदार बनाने नहीं। किसी भी गलत चीज में भागीदार थोड़ी बनाएगा। पॉलिसी अगर कोई भी आएगी तो वो किसी गलत चीज के लिए भागीदार थोड़ी बनाएगी। भले ही यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं हो रही है, उत्सर्जन नहीं हो रही है, लेकिन आपका नाइट्रिक ऑक्साइड तो उत्पन्न हो रही है, और उसमें कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई भी भागीदार लोगों को नहीं बनाएगी। तो ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन 2 बचते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब इनमें से ज्यादा किसका दबदबा लग रहा है वो पढ़ते हैं। पहले बी वाला पढ़िए कि स्थानीय रूप से उत्पादित इथेनॉल के सम्मिश्रण से भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, स्थानीय उद्यमों एवं किसानों को ऊर्जा अवस्था में भागीदार बनाने। ये आपका कहीं ना कहीं प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। सी वाला पढ़िए, किसी एक फसल के लिए भूमि की ऐसी आवश्यकता से अन्य फसलों पर दबाव पड़ने की संभावना है, इससे खाद्य की अच्छा दबाव पड़ने की संभावना है और उससे खाद्य कीमतों में भागीदार बनाएगी नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई भी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन आपका एक ही मैच कर रहा है, वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, पढ़िए दोस्तों, पढ़िए एक बार। ठीक है, आपने कोशिश की होगी। चलिए सब साथ मिलकर पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के साथ देश में इंडिया फर्स्ट की विदेश नीति को अभिव्यक्त करने का वृहत आत्मविश्वास और आशावाद मौजूद है। भारत अपने लिए स्वयं निर्णय लेता है और इसकी स्वतंत्र विदेश नीति किसी भयादोहन या दबाव के अधीन नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, विश्व की लगभग 1/5 आबादी के साथ भारत को अपना स्वयं का पक्ष चुनने एवं अपने हितों का ध्यान रखने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। यह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मूल तत्व है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, कि हमारे लिए अपने देश की गरिमा को बनाए रखना हमारे लिए सर्वोपरि है, कि हम अपनी बात जो विश्व के जो मंच हैं उस पर हम आसानी से कह सकें और बेझिझक कह सकें। ये हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इंडिया फर्स्ट की जो विदेश नीति है। और दोस्तों आज के समय में जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर एस जयशंकर जी बहुत बखूबी उस चीज़ को निभा रहे हैं। उनके लिए हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है कि उनके लिए हमेशा देश, अपना राष्ट्र सर्वोपरि रहता है। जब भी कुछ बात होती है कि जहाँ पर इंडिया के नाम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है या फिर हमारे भारत देश की जो गरिमा है उसको थोड़ा बहुत भी लोग उसको मतलब क्षीण करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर
जो हमारे मंत्री जी हैं, विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से और लिमिटेड शब्दों में जवाब दिया जाता है। तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। और आगे इसने बोला है कि भारत ने भी अन्य देशों की तरह विदेशी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के अनुपालन में अपने हितों पर बल दिया है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, नेशनल सिक्योरिटी, और भाई जो उनकी जो फॉरेन जो पॉलिसी है उसके ऊपर इंडिया ने बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैंक दिया गया, ब्लैंक के बाद लिखा है कि निहित होने के साथ ही स्वयं के प्रमुख हितों की खोज में गहराई से जमी है। अब ऑप्शन दीजिए, इनमें से क्या क्या आ सकता है। यथार्थवादी कूटनीति आज के आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत के वैश्विक फलक पर अपनी नई आवाज़ है, जिसकी जड़ें घरेलू वास्तविकताओं और सभ्यगत लोकाचार में निहित होने के साथ, हाँ ये आ सकता है आपका, ही स्वयं के प्रमुख हितों की खोज में गहराई से जमी है। जड़ों की बात कर रहा है ना, तो जड़ ही जम सकती हैं, कोई नहीं, और बाकी पढ़कर देखते हैं। भारत अपनी पहचान एवं प्राथमिकताओं को लेकर पर्याप्त आत्मविश्वास रखता है। भारत दुनिया के सभी शर्तों पर संलग्न निहित होने के साथ नहीं। अब दोस्तों सिर्फ आपको सिर्फ ये ऐसा ही नहीं करना है कि सिर्फ आपने जड़ देखी और यहाँ पर कुछ गहराई से जमने की बात कर रहा है तो आप यही टिक करके आगे बढ़ गए। दोस्तों कुछ ऐसा भी हो सकता है कि चलो यहाँ तो 5 ऑप्शन है, लेकिन अगर वो ई की जगह एक ही ऑप्शन उसके पास जो बहुत ही प्रमुखता से जो आता है वो है आपका नन ऑफ दीज, और बैंकिंग में तो ये ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सिर्फ ए वाला पढ़कर टिक करके आगे मत बढ़िए दोस्तों। ये गलतियां मैंने की थी और इसका जो खामियाजा था वो मुझे भुगतना पड़ा था अपने मार्क्स में, तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। भारत के किसी औपचारिक गठबंधन में शामिल हुए बिना ही अमेरिका के साथ कार्यकरण संबंध का विकास किया है और घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिए पश्चिमी देशों से निहित होने के साथ नहीं। 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार समझौते में पहली बार व्यवहारिक रूप से पंचशील के सिद्धांत को अपनाया गया, जो बाद में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आचरण के आधार के रूप में निहित नहीं। यहाँ तो वैसे भी जो चीन के जो द्वारा जो कब्जा है जो क्षेत्र है तिब्बत, उसके बारे में जिक्र कर रहा है, तो वो तो वैसे भी नहीं आना था। कि भारत संपूर्ण विश्व समुदाय को एक वृहद वैश्विक परिवार के रूप में देखता है, जहां इसके सदस्य सद्भाव से रहते हैं और एक साथ कार्य एवं विकास नीतियों की बात होनी चाहिए, तो नहीं। ऑप्शन आपका एक ही आएगा, आना आपका ऑप्शन ए ही था, लेकिन हम सिर्फ ये देखने के लिए आगे बढ़े थे कि कभी ऐसा हो कि कोई और ऑप्शन भी आपका आ सकता, लेकिन नहीं। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं एक बार। हमारे समाज में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा के अवसर की समानता सुनिश्चित सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत में महिलाओं की साक्षरता दर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बदतर है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है ब्लैंक, असुरक्षित लगता है। क्या असुरक्षित लगता है? कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह जैसी पारंपरिक प्रथाओं ने भी समस्या में योगदान दिया है। ठीक है, जहाँ कई परिवारों को बालिकाओं को शिक्षित करना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक लगता है। उनको ये लगता है कि भाई बेटियां तो पराया धन है, इनको शिक्षित करने से क्या होगा। बहुत सारा परिदृश्य तो दोस्तों बदल गया है, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं, कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं कि जहाँ के माँ बाप को ये लगता है कि बेटे की शिक्षा पर क्यों खर्च किया जाए। अभी भी भारतीय समाज का एक बड़ा तबका यह मानता है कि वित्तीय जिम्मेदारी निभाने और बाहर जाकर कार्य करने की भूमिका पुरुषों की है। लैंगिक भूमिका के संदर्भ में रूढ़िवादिता ने आमतौर पर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को जन्म दिया है। ब्लैंक में दोस्तों क्या है, अभी भी बदतर है और उन्हें कुछ असुरक्षित लगता है कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो अभी भी
बदतर है, उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो अच्छी है। और असुरक्षित लगता है, ठीक है। अब असुरक्षित लगता है उसके बारे में पढ़िए कि वो कहाँ आ सकता है। अब ए वाला ऑप्शन पढ़िए। अरे कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ ये रहा। महिलाओं से मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। उनसे निश्चित तरीके से चलने, बात करने, बैठने और व्यवहार करने की अपेक्षा होती है, ठीक है। इसकी तुलना में पुरुष अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी व्यवहार असुरक्षित लगता है, नहीं। शिक्षा नीति को युवाओं और बालकों को लक्षित करना चाहिए कि बालिकाओं और महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक बदलाव नहीं। अरे बदलाव असुरक्षित थोड़ी लगेगा। महिलाओं को बाजार की मांग के अनुरूप गैर पारंपरिक कौशल में प्रशिक्षण देना और महिलाओं के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वृहत रोजगार सृजित करना, वित्तीय सशक्तिकरण, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता कि भाई महिलाओं को अगर कौशल विकास का प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है, उनको सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में काम करने के लिए सशक्तिकरण किया जा रहा है, तो उन्हें असुरक्षित क्यों लगेगा? नहीं है। ग्रामीण भारत में विद्यालय दूर स्थित हैं और सुदृढ़ स्थानीय कानून व्यवस्था के अभाव में हाँ ये हो सकता है कि अभाव में बालिकाओं के लिए स्कूली शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करना, यात्रा करना असुरक्षित लगता है। बिल्कुल डी ही ऑप्शन। सेकंड लास्ट आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों। आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं कि भारत के श्रम कार्यबल को अनुकूलित व सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु एजेंसियों को मान्यता देना अथवा मानक एजेंसियों की स्थापना करना आवश्यक है। कि भाई चीन की तरह अगर हमें अपने कार्यबल को बढ़ाना है, जो हमारी जो यंगिस्तान जो है, अगर उसको स्किल अगर देनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो स्किल डेवलपमेंट जो एजेंसियां हैं या जो स्किल डेवलपमेंट के जो मानक हैं उन एजेंसियों की हमें स्थापना करना होगा, जहां से ज़्यादा हमें स्किल्ड कारीगर मिल सकें। और जो कंपनियां बाहर से आकर इंडिया में अपने प्लांट लगा रही हैं, उनको हमारे लोगों की स्किल पर ज़्यादा काम ना करना पड़े और उनकी स्किल के हिसाब से उन्हें अच्छा मेहनतनामा मिल पाए। ये इसका सारा कहने का मतलब था। व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अकादमिक शिक्षा को आपस में संयुक्त करने के लिए एक रूपरेखा विकसित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को खालिस्तान है उसके बाद है कि पहचान कर सके। असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की भी आवश्यकता है, जैसे कि रिस्क कवर मोड। कि भाई जो हमारे जो श्रमिक भाई हैं, अगर वो हमारे यहाँ काम करते हैं और उनके कुछ ऐसी दुर्घटना उनके साथ हो जाती है, तो उस दुर्घटना में जो भी वो संस्थान हो वो उसके साथ खड़ा रहे, उसको बोला गया है रिस्क कवर मोड। कि रिस्क कवर मोड में कार्य के दौरान घटना, देखो मैंने बोला कार्य के दौरान घटनाओं और मृत्यु के लिए मुआवजा, वृद्धावस्था पेंशन आदि प्रदान करना, ये ऐसी चीज़ों में जो संस्था है वो साथ खड़ी रहे। पिछड़े जिलों में राष्ट्रीय गारंटी प्रदान करने के लिए नई पहल का समर्थन करने हेतु ई गवर्नेंस के माध्यम से रोजगार सूचना सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है। कि राज्य सरकारों को ऐसा काम करेगी ताकि वो लोगों की पहचान कर सके, ऐसा कुछ आएगा। चलिए पढ़ते हैं। राज्य सरकारों को संहिता के अधिकांश प्रावधान अतीत की मांगों और विसंगतियों को संबोधित करते हैं, राज्य सरकारों को नहीं। राज्य सरकारों को यह भी आवश्यक है कि कामगारों के संरक्षण एवं विवादों के प्रबंधन, ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स, एआई संचालित कार्यबल एवं बोइंग इंजीनियरिंग से संबंधित पहचान कर सके। नहीं, राज्य सरकारों को फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका एक नया तत्व प्रतीत होता है। इस भूमिका का इंस्पेक्टर की पारंपरिक जिम्मेदारियों के बीच टकराव की स्थिति की पहचान कर सके। राज्य सरकारों को फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका
एक नया तत्व प्रतीत होता है। हाँ, ये आपका हो सकता है कि राज्य सरकारों की जो भूमिका है वो क्या हो सकती है फैसिलिटेटर की, कि उनको फैसिलिटी प्रदान करें। इनकी भूमिका और इंस्पेक्टर की पारंपरिक जिम्मेदारियों के बीच टकराव की स्थिति की पहचान कर सके। हाँ, ये आपका हो सकता है। डी वाला देखिए, राज्य सरकारों को सभी क्षेत्रों में महिलाओं को रात्रिकालीन कार्य कर सकने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां पर नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा। नियोक्ता होता है कि जो आपका जो मैनेजमेंट के जो भी टीम के मेंबर हैं, उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लिए, मेरा कर्सर कहाँ गुम हो जाता है भाई, हाँ, उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस संबंध में महिला कर्मियों की पहचान कर सके, महिला कर्मियों की पहचान कर सके। हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है। ई वाला देखिए, ई वाले में क्या दिया है, असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए कानून बनाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से संग्रहण वाले संस्थानों और उन्हें दिए जाने वाले लाभों के साथ संस्थागत तंत्र की पहचान कर सके। आपका सी आ सकता है, आपका डी आ सकता है और आपका ई भी आ सकता है। अब इनमें से एक्चुअल में कौन सा आएगा, या तीनों आइदर और में आएंगे? इसके लिए पूरा दोबारा से पढ़ना पड़ेगा एक बार, मतलब लाइन दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्या दिया है, भारत के श्रम कार्यबल की अनुकूलित एवं सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु एजेंसियों को मान्यता देना और मानक एजेंसियों की स्थापना करना आवश्यक है। ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अकादमिक शिक्षा को आपस में संयुक्त करने के लिए एक रूपरेखा विकसित किए जाने की आवश्यकता है। उसमें विकसित जो करनी है, उसमें राज्य सरकारों को क्या चाहिए? राज्य सरकारों को, अब सी वाला देखिए, फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका एक नया तत्व प्रतीत होता नहीं। नहीं 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 नहीं, राज्य सरकारों को क्या चाहिए वाली बात हो रही है। राज्य सरकारों को सभी क्षेत्रों में महिलाओं को रात्रिकालीन कार्य कर सकने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को चाहिए या कंपनियों को चाहिए? राज्य सरकारों को नहीं चाहिए, कंपनियों को चाहिए। इसीलिए आपका ऑप्शन डी भी लेमिनेट हो जाता है। भाई, राज्य सरकारों को अनुमति कौन देगा? जहां नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा दी गई है, इस संबंध में महिला कर्मियों की पहचान कर सकें। नहीं, कौन सी महिला कर्मियों की पहचान करेंगे आप? भैया, अगर आपको काम करवाना है, अगर आपको रात्रिकालीन जो शिफ्ट है, अगर आपको उसमें काम करवाना है, तो आप महिलाओं की कोई ऐसे छटनी थोड़ी करेंगे कि भाई ये महिला रात में काम करेगी, दिन में काम करेगी। नहीं, काम कराना तो आप किसी से भी कराइए। इसीलिए आपका ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन ई, कि राज्य सरकारों को असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल जायज बात है, जो स्पष्ट रूप से संग्रहण और संसाधनों और उन्हें दिए जाने वाले लाभों के साथ एक संस्थागत तंत्र की भी पहचान कर सके। दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है आपके पास, पढ़िए एक बार इसे, समय ले लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आ सकता है। आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित स्थापित विद्युत क्षमता में देश की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत विश्व भर में सौर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ साझेदारी में 2015 में दोस्तों क्या हुआ था, फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना को बढ़ावा दिया था। ठीक है, वर्ष 2018 में ISA को एक संधि आधारित संगठन में बदल दिया गया, जिसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, यदि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो खालिस्तान यह मूल्यवान जल संसाधनों की बचत करेगी
ग्रिड पर निर्भरता को कम करेगी। ग्रिड कौन सी? पावर ग्रिड। और यहाँ तक कि किसानों के लिए राजस्व का अतिरिक्त माध्यम भी बन सकती है। क्या बन सकती है? विद्युत क्षमता। और उसमें मेन चीज़ क्या यूज होगी दोस्तों आपकी? ये गैर जीवाश्म ईंधन। अब बताइए दोस्तों, चलो एक बार पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। ये वाला देखिए कि यदि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो ग्रिड से जुड़ा होना लाभप्रद है। अरे ग्रिड के बारे में तो इसने पहले ही बोल दिया कि ग्रिड पर निर्भरता कम होगी, तो उससे जुड़ा रहना लाभप्रद कैसे? क्योंकि किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा के संग्रहण के लिए आवश्यकता नहीं। सौर ऊर्जा ऊर्जा के सबसे बहुमुखी रूपों में से एक है जो अपार संभावनाएं रखती है। बिल्कुल जायज़ बात है। यदि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो सौर ऊर्जा ऊर्जा के सबसे बहुमुखी रूपों में से एक है जो अपार संभावनाएं रखती है। सौर ऊर्जा भारत में कृषि के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह मूल्यवान जल संसाधनों की बचत करेगी। हाँ, कौन करेगी? ये जो आपकी सौर ऊर्जा है, ये आपका बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है। हालांकि नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे कि उसमें और 3 ऑप्शन और भी हमारे साथ वे पढ़ कर देखते हैं कि यदि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो हालांकि नहीं। तो सौर ऊर्जा, अच्छा यहाँ भी सौर ऊर्जा दिया, ठीक है। अगर विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो सौर ऊर्जा कृषि फार्मों पर ऊर्जा की आवश्यकता को आपूर्ति से सुनिश्चित कर सकती है। विभिन्न प्रकार के सौर ऊर्जा अवशोषणकारी उपकरण एवं प्रणालियों विकसित की गई हैं। नहीं। अधिकांश कीटनाशक छिड़काव गतिविधि दिन के समय की जाती है, इसलिए इन स्प्रे मशीनों का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा संग्रहण नहीं, कुछ भी नहीं। आपका ऑप्शन दोस्तों बी ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों अच्छे लगते हैं और आपको ये लगता है कि हाँ भाई वीडियो अच्छी है तो दोस्तों लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। आपको ये लगता है कि ऐसी क्लासें आपको और भी चाहिए और तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन, आप वहाँ बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं हमसे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या टेलीग्राम ग्रुप पर कहीं भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। और जो दोस्त अभी हमसे जुड़े हैं दोस्तों, पिछली जो क्लास है जितनी भी हो चुकी हैं, आज 30वीं क्लास हुई हमारी, 30 हुई है, इससे पहले 29 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप वो उनको पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।